Welcome again. Let's begin with what we left. So, in the previous video, I had told you what actus reus is. We were doing elements of crime, two elements of crime, actus reus and mens rea, right? And I had told you, so we have to start from illustrations. Yes, yet it cannot be termed as some instances where it appears that an act is a criminal act, but it cannot be termed as actus reus. An executioner's job is to hang. An army man kills as a part of his duty. Obviously, एक्सक्यूशनर जॉब मतलब जो फांसी लगाता है, फांसी के फंदे में जो एक फांसी लगाने वाले खड़े नहीं होते हैं, दैट इज एक्सक्यूशनर. सो he has the job to hang somebody, but that is not a wrongful act. So see, somebody who is allowed by law to do that act, चाहे वो एक्ट गलत ही क्यों ना हो, लेकिन अगर लॉ ही उस बंदे को अलाउ कर रहा है तो वो चीज़ wrongful नहीं होगी. कहने का मतलब है, अगर जज कोई सज़ा सुना रहा है या जज कह रहा है कि दिस पर्सन फॉर डूइंग द क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड, दिस इज़ द पनिशमेंट दैट ही शुड बी अवॉर्डेड. इफ दिस इज़ द थिंग एंड ही इज सेइंग दैट दिस पर्सन हैज़ टू बी हैंग्ड टिल डेथ, तो ये नहीं कि जज ने उसको फांसी देने का बोला या जज ने उसको मारा, वो उसकी जॉब है जो वो कर रहा है. Army man, if he is killing somebody, if he is killing a terrorist or any person who is misbehaving or who is, अगर वो खुद को मार रहा है और अगर वो एक आर्मी मैन को मार रहा है, तो अपने सेवरी के लिए अगर वो किसी को मार रहा है, एक टेररिस्ट को मार रहा है, तो ये नहीं कि उसने मर्डर किया. दैट इज हिज ड्यूटी, दैट टू सेव द नेशन ही इज किलिंग समबडी. एक्सक्यूशनर जॉब इज टू हैंग, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे वो लॉफुली है. एक्सक्यूशनर की जॉब ही इस तरह के है कि आपको उसको फांसी लगानी है, तो ये नहीं कहेंगे कि आपने किसी को मार डाला. ही इज बाउंड और ही इज अलाउड बाय लॉ टू डू दैट. इट इज हिज ड्यूटी और प्रोफेशन टू डू दैट. सो दैट विल बी नॉट एक्टस रियस. वो रॉन्गफुल एक्ट जरूर है, मर्डर करना किसी का, दैट इज अ रॉन्गफुल एक्ट, दैट इज अ क्राइम, बट जो बंदा उसको कर रहा है वो एज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी कर रहा है. उसके पास इंटेंशन नहीं है उसको मारने का, इट इज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी. डज एन एक्ट इन एक्टस रियस इंक्लूड ओमिशंस? एन ओमिशन इज नथिंग बट inaction or not doing something. Section 32 of IPC clarifies that acts which may be considered as crime include illegal omissions. But mere moral omissions of not doing something would not complete the requirement of actus reus. Omission is not doing something, omit. IPC section 32 says that acts that may be considered as crime include illegal omissions, means which are set by law कि ये गलत है. फॉर एग्जाम्पल, इलीगल ओमिशंस, अगर सी illegal omissions acts may be considered as crime if there is a person A and B. Okay, A is in a dangerous situation. He is suppose drowning and he is the in charge of the swimming pool. His duty is to save the people. अगर वो गलती से स्विमिंग पूल में कूद गए हैं, उनको स्विम करना नहीं आता, तो बी की जिम्मेदारी है कि वो ए को बचाए या इनके जैसे लोगों को बचाए, और वो अपने इस पार्ट ऑफ जॉब को नहीं कर रहा है विच इज़ लॉफुली गिवन टू हिम. दैट इज इलीगल ओमिशन. लेकिन अगर देर इज़ अ पर्सन सी, कोई इंचार्ज नहीं है स्विमिंग पूल का, ठीक है, देर इज़ अ पर्सन सी हु इज स्विमिंग एज अ कैजुअलिटी
एंड बी डज नॉट नो एंड ए डज नॉट नो हाउ टू स्विम। इसको नहीं पता कि तैरते कैसे हैं और वो स्विमिंग पूल में कूद गया या किसी ने धक्का मार दिया, और सी ऐसे ही वहाँ स्विम कर रहा था। एंड इफ सी इज नॉट गोइंग टू सेव ए, सी की कोई लीगल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी नहीं है ए को सेव करना, तो अगर ये देखते हुए भी कि ए इज ड्राउनिंग, सी नहीं जाता उसको बचाने, तो ये कोई गलत काम नहीं है और इस चीज़ के लिए सी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इस चीज़ के लिए ये नहीं कहा जाएगा कि सी ने ए को ना बचाने का एक क्राइम किया है, नहीं, उसकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है वो काम करने की। ये एक मॉरल ड्यूटी हो सकती है जो कि उसने नहीं करी, लेकिन लीगली वो इस चीज़ को करने के लिए बाउंड नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मॉरल ड्यूटी को मना करना या आपका जो मॉरली आपको करना चाहिए था और आपने वो नहीं किया, यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग, ओमिटिंग, तब भी वो एक्टर सीरियस नहीं होगा, ठीक है? But in same scenario, if there is a lifeguard on duty, as I told you, the same example is given in this box. You can read it on your own. Mens rea, guilty mind or intent, generally means ill intention. Constituents of mens rea are there must be a mind at fault, that is, there must be an intention to constitute a crime. The act becomes criminal when actor does it with a guilty mind. So remember, there should be the intention, as in these two illustrations which were given. In these two there are no intentions also. कोई intention नहीं है कि हाँ इसको तो मुझे मारना ही था, चलो इसी बहाने में मार दूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? या अगर इंटेंशन हो भी कि ही इज ये इंट्रूड कर रहा है हमारी कंट्री की सेफ्टी पे, तो इसको मार देना चाहिए। इंटेंशन हो तब भी वो एक्टर सीरियस नहीं होगा, क्योंकि आर्मी मैन बाय लॉ ही इज, और बाय अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी ही इज अलाउड टू किल। Note, causing injury to an assailant in self-defense is not a crime, but the moment injury is caused with intent to take revenge, act becomes criminal. If there is a person A and B, इनके बीच बहुत जोर की लड़ाई हो रही है, A has come with a stone to injure B. So in self-defense, in his private defense of property or self-defense, whatever you may say, B is allowed to put a same sort of stone on A also. But see, for self defense you can do that. लेकिन A ने मुझे स्टोन से मारा, तो अब मैं उसको हथौड़ी से इतना मारूंगा कि ये मारने लायक ही ना बचे। So ये जब चीज़ आई ना, that is a sort of revenge, कि आप बदला लेना चाह रहे, और जहाँ बदले की भावना आई तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं रहेगा, वो एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ हो जाएगा, ठीक है? देयर आर डिफरेंसेस। क्रिमिनल लॉ इज समटाइम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना कुछ चीज़ों में, ये अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस, रीजनेबल अमाउंट तक सेल्फ डिफेंस करना कोई गलत बात नहीं है। हर पर्सन का राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बॉडी का डिफेंस ले सकता है। अगर उसको कोई इमीडिएट इंजरी है तो वो सेल्फ डिफेंस में दूसरे इंसान का मर्डर भी कर सकता है, अगर उसे अपने खुद की जान पर खतरा हो। ये नहीं कि वो आपको हथौड़ी से मारने आ रहा है तो आपने उस पर गोली चला दी और वो मर गया, ये नहीं है, ये रीजनेबल नहीं है। वो आपको सिर्फ एक पत्थर से मारने आ रहा था एंड यू हैव किल्ड दैट पर्सन, दिस इज नॉट रीजनेबल। इफ ही इज कमिंग विद अ गन टू शूट यू एंड यू हैव एन इंजरी ऑन योर ओन सोल, आपके खुद के जान पर खतरा है, तब आप अगर सेल्फ डिफेंस में सामने वाले बंदे को मार रहे हैं, दैट कैन बी सेल्फ डिफेंस, कि मेरी जान को खतरा था इसलिए मैंने उसको मार दिया, दैट कैन बी टर्म्ड एज सेल्फ डिफेंस। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक माइन्यूट इंजरी का खतरा था और आपने सामने वाले को मार दिया, दैट इज क्राइम। सेल्फ डिफेंस इज नो रॉन्ग थिंग, बट व्हेन यू हैव एन इंटेंट or knowledge that I'm gonna take revenge now, and then you are causing injury or grave injury to the other person,
then the wrongful act becomes unlawful. Wrongful becomes unlawful or criminal. Therefore, for any crime to exist, physical element of crime needs to be complemented by mental element. Concept of mens rea evolved in England during 17th century. During this period, judges began to hold that an act alone could not create criminal liability unless it was accompanied by a guilty state of mind. In India, the word mens rea as such is not defined in IPC, but its essence is reflected in almost all provisions of code. So, this concept of mens rea evolved in England in 17th century, and from that time onwards, judges began there and in India also to judge a case on the basis of guilty state of mind apart from the act which is committed. And they said that alone an act is not crime unless it had a guilty mind to commit that act also. In India, this mens rea concept is nowhere mentioned in IPC, but its provisions, its essence is reflected in certain cases which are in Supreme Court or High Courts of India, and also in some of the provisions of the IPC. For framing a charge for an offence under IPC, traditional rule of existence of mens rea is to be followed. This rule has been reiterated by Supreme Court in State of Maharashtra versus Mayor Hans George. Now you see, these AIR numbers are not important, but the case names and what was held in that case, that is important, and that you have to remember. And I am telling you from day one that wherever these cases or legal maxim you come forward to, you have to note it down at a same place. I don't know whether you are doing this or not, you are taking notes of all these cases and all these things or not, but you ought to do that, you should do that. So, mens rea concept has been reiterated by Supreme Court in State of Maharashtra versus Mayor Hans George case, in which it was held that mens rea by necessary implication can be excluded from a statute only where it is absolutely clear that implementation of object of a statute would otherwise be defeated, and its exclusion enables those put under strict liability by their act or omission to assist the promotion of law. So mens rea, if there is a circumstance that it has to be excluded from an statute, statute is from a law or from an order, अगर mens rea ज़रूरी है कि हम उसको exclude कर दें, where it is absolutely clear that implementation of object of statute would otherwise be defeated. What I tell you what is mentioned in these lines. If there is a situation where if I am not excluding the concept of mens rea, then the objective of the statute, जिस objective के साथ उस statute को, उस law को, उस order को implement किया गया था, अगर हमने mens rea लगा दिया तो उस statute का वो objective ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, ये मतलब है. तो ऐसी सिचुएशन में हम mens rea को थोड़ा सा एक्सक्लूड कर सकते हैं. Mens rea by necessary implication can be excluded in a case, in a statute only when it is clear कि अगर हमने mens rea को इसमें लगाया तो इस statute का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वही डिफीट हो जाएगा. तो इसीलिए हम इसको हटा रहे हैं अभी. ठीक है. और mens rea को एक्सक्लूड करने से जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एंटरप्राइज आया है, और हम उसको एक्सक्लूड करने से उसको जो पनिशमेंट दे रहे हैं, दैट विल बी फॉर प्रमोशन ऑफ लॉ. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आप पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ये नहीं देखा जाता कि आपका इंटेंशन था या नहीं गैस लीक करने का. राइट. यू रिमेंबर द गैस लीक केसेस, द 2 cases, MC Mehta and that Bhopal gas tragedy case.
There the intention to cause the gas leak is not seen. Because यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में हम इंटेंशन को नहीं देखते हैं. ये पहली ही लाइन थी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के डेफिनेशन में, अगर आपको याद हो, और यू कैन इवन टर्न द पेजेस एंड सी. So why we do not see the intention in strict liability? Because it is a type of statute जहाँ पर अगर हम मेंस रिया को लगा देंगे तो मेन ऑब्जेक्टिव ही उस चीज़ का खराब हो जाएगा. इसीलिए उस स्टैच्यूट का, उस लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव खराब ना हो, वो स्टैच्यूट खराब ना हो, इसलिए हम उससे किसी सिचुएशन में मेंस रिया के कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं. And this was held by Supreme Court of India in the case of State of Maharashtra versus Mayor Hans George. I hope it's clear. Further, in Kartar Singh versus State of Punjab, Supreme Court held that element of mens rea must be read into a statutory penal provision unless a statute either expressly or by necessary implementation rules it out. So there is another case, Kartar Singh versus State of Punjab. This case was of 1994. This is also a Supreme Court judgment in which it was held that mens rea must be read into a penal provision unless there is a statute which by necessity rules it out. तो हर उस statutory provision में mens rea को कंसीडर करना चाहिए जब तक कि वो स्टैच्यूट उसको एक्सक्लूड ना कर दे, एज इट हैपेंड इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस. ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस का मेन प्रोविजन ही है कि चाहे बंदे का इंटेंशन हो या ना हो, लेकिन जब उससे बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, बहुत डेंजरस एक्टिविटी है, तो हम उसमें इंटेंशन नहीं देखते. तो मेंस रिया को वहाँ पर इसलिए एक्सक्लूड किया गया ताकि जो मेन प्रोविजन है इस कॉन्सेप्ट का, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, वो जिंदा रहे. ठीक है ना. और ये प्रोविजन, ये खुद का प्रोविजन जिंदा रहे और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जिंदा रहे, इसलिए हमने मेंस रिया को साइड कर दिया. तो जब तक कि ऐसी कोई सिचुएशन ना हो जहाँ पर किसी स्टैच्यूट के मेन ऑब्जेक्टिव को जिंदा रखने के लिए, उसको डिफीट ना करने के लिए मेंस रिया को हटाना ज़रूरी है, तब तक हर एक केस में, मतलब इन केसेस के अलावा हर एक केस में मेंस रिया को एक्ट एज रियस के साथ जोड़ा जाएगा. ठीक है, यही लिखा है इसमें, दैट मेंस रिया मस्ट बी रेड इनटू अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन अनलेस देयर इज अ स्टैट्यूट विच एक्सप्रेसली रूल्स इट आउट. ठीक है, सो देयर इज रिक्वायरमेंट कि हम मेंस रिया को इसमें साइड करें ताकि उस स्टैट्यूट का प्रोविजन डिफीट ना हो. बाकी हर केस में मेंस रिया और एक्ट एज रियस को कंबाइन करके ही देखा जाएगा. ठीक है, अगेन देयर इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. There are some exceptions to thumb rule of mens rea to be present for an act to be considered as crime. These are generally offences which arise due to a strict liability. These offences are also termed vicarious or deemed liability offences. Examples can be found in special acts such as Negotiable Instruments Act 1881. Remember the years, they may be or may not be asked. Customs Act of 1962, Information Technology Act of 2000, which provide for deemed offences by directors or responsible officers of a company if a company has committed an offence. Such deemed liability disregards whether there was actually any mens rea or not on part of the person concerned. So these are the acts in which the punishment is provided by the responsible officers of that company if the person of that company has committed any crime, and on that cases mens rea is not seen. Distinction between intention and motive. As we have seen, intention or mental element is one of the foremost requirements in order to make someone liable for a crime. But a common misconception is that a motive and intention are same concepts when it comes to crime. Thus, it is important to understand the distinction. Meaning of doing an act intentionally in criminal law means something that is done willfully and not accidentally or mistakenly.
इंटेंशन था तभी हम कहेंगे दैट देयर इज एन एक्ट विच इज डन इंटेंशनली, जानबूझ के किया, जान कर किया, दैट इज इंटेंशनली, not due to accident. The person doing act is well aware of consequences or outcomes of his action. That is all what is required for affixing criminal liability. It does not matter, as we say in ordinary language, whether an act was done with good or bad intent. If act which is prohibited is done willfully, knowingly, or with awareness of resulting consequences, then the same will cause liability in criminal law. That means if a person is doing an act whether or not with good or bad intention, if he is doing an act and he knows what all could be the consequences of his act, he very well knows that if he is ready to kill somebody, वो बंदा हमेशा के लिए मर जाएगा, उसके बाद तुम्हें सज़ा हो जाएगी। अगर तुमको ये सब चीज़ें पता है, या अगर कोई बंदा किसी को इतना मार रहा है कि उसको ग्रेव इंजरी हो गई और वो मर जाए, तो ये सब जब चीज़ हो रही है, आपको अच्छे से पता है कि हम उसको इतना मारेंगे, हम उसको सर में हथौड़ी से 20 मार मारेंगे तो उसको इतनी ग्रेव इंजरी होगी कि वो मर जाएगा। इफ़ यू नो ऑल दीज थिंग्स एंड देन यू आर विलफुली परफॉर्मिंग दैट एक्शन, and obviously it is prohibited by law, and you are doing it willfully, by knowledge, by intention, with awareness of the consequences that will be seen because of your doing that action. So that sets the liability. Motive, on the other hand, is ulterior objective behind doing an act. It is the driving force behind intention or commission of an act. Criminal law does not take into account motive in affixing criminal liability or in determining criminal culpability. This is the reason why criminal law does not care whether one has stolen a loaf of bread to feed a starving person or stolen medicine to save someone's life, as long as it is a prohibited act done knowingly. So motive is what? You know what is intention when you have the knowledge of the consequences of the act, and then there is the liability, criminal liability associated with your act. So motive is the objective behind doing an act. It is very different from intention. It is the driving force behind intention. पहले मोटिव होगा फिर इंटेंशन होगा। आपका मोटिव था कि आप उसको मारें, ठीक है, तो उस मोटिव को पूरा करने के लिए आपके मन में इंटेंशन आया कि हाँ, आपका मोटिव था उससे बदला लेना, आपके मन में इंटेंशन आया कि हम उसको इंजरी करें। सो विद एन इंटेंशन टू कॉज हिम इंजरी यू हैड कमिटेड द क्राइम। तो मोटिव इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंटेंशन, और मोटिव से क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं तय की जाती। दिस इज द रीजन जो क्रिमिनल लॉ ये नहीं देखता कि आपने चोरी किस लिए की है। अगर आपने चोरी की है, दैट इज अ wrongful act. It does not care whether you have stolen a loaf of bread ताकि एक भूखे इंसान को आप कुछ खिला सके, या आपने एक मेडिसिन चुराई ताकि आप किसी की जान बचा सके। आपके पास इतना पैसा नहीं था कि आप अपने फैमिली मेम्बर के इलाज को या उनके लिए जो ज़रूरी मेडिसिन है, वरना वो मर जाएंगे, आप उनके ज़रूरी मेडिसिन को अफोर्ड कर सके, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आपने जाकर पैसा चोरी किया या मेडिसिन चोरी की। लॉ ये नहीं देखता। अगर आपने चोरी करी है तो वो चोरी ही मानी जाएगी, एज लॉन्ग एज इट इज़ अ प्रोहिबिटेड एक्ट डन नोइंगली। इट इज़ अ प्रोहिबिटेड एक्ट ना, चोरी करना प्रोहिबिट किया गया है, तो ये नहीं देखेगा कि आपने अच्छा काम किया चोरी करके या बुरा काम किया। चोरी चोरी है, एंड यू आर डूइंग इट नोइंगली ऑल्सो, सो दैट इज़ मोटिव। और लॉ इस बात को नहीं देखेगा। लॉ रीजंस पे चलता है, हमेशा ध्यान रखना, इमोशंस पे नहीं, ठीक है। ओके, सो दिस वीडियो ऑल्सो डन criminal law in India, next video. Thank you.